एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे और ये आपका लास्ट लेसन होगा। मुझे आई होप जितना मैंने पढ़ा होगा आपने रिविज़न करा होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आता है बेसिकली मैंने पहले ही लिख दिया था, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लिखा करो मत ना, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सीधा सीधा इसको लिख दिया। ठीक है, सीधा सीधा इसको लिख दिया है। तो एवरीवन क्या रहता है इसमें, इसका जो आप एक वो देख रहे हो। ठीक है, तो एक कमेंट और आया था कि सर एडवांस लेवल के टॉपिक्स क्यों नहीं करवा रहे, यानी कि जो बच्चे IIT JEE या नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये टॉपिक अगर मैं बताऊं तो इस लेवल से नहीं है। मैं ओनली बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किसके लिए? बोर्ड्स का प्रिपरेशन, बोर्ड्स के लिए। ठीक है, जब बोर्ड्स पे आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर जो करता हूँ वो सारे बोर्ड्स के लिए करता हूँ, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड, एनी स्टेट ऑफ बोर्ड हो, हम सब प्रेफर करते हैं। CBSE तो पहले ही है, ठीक है ना, सारे पर करते हैं। NCERT हर जगह फॉलो होती है। ठीक है, तो मैं बोर्ड्स की ही प्रिपरेशन के लिए वो करूँगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? सूडो फर्स्ट ऑफ पीरियड है। देखो, सूडो मतलब अपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। सूडो क्या होती है? सूडो यानी कि फॉल्स, यानी कि झूठा। वही जैसे हम कोई मान लो कोई बंदा झूठा है तो उसको हम कहते हैं कि सूडो, ये कहते हैं हम सूडो कहते हैं उसको। तो बेसिकली सूडो क्या होता है? सूडो होता है फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स रहता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं अब क्या है कि इसमें क्या कहा है, देखो मान लो सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या देखा जाता है कि मान लो इसमें क्या रहता है, कोई मान लो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर वो असल में क्या रहता है, असल में वो आपका रहता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि झूठ बता देता हमें। हम देखते तो उसकी वैल्यू तो 2 आ रही है, पर अगर हम रियल में चेक करें तो उसकी फर्स्ट आती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या बिहेव करेगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बिहेव करेगा बाय अल्टरनेटिंग कंडीशन, कुछ अल्टरनेटिंग कंडीशन का, लाइक वन रिएक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस और इट इज मेंटेन एट अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन कंपेयर्ड विद द अदर सब्सटेंस। पूरा कहने का मतलब ये सूडो फोर्स क्या रहती है, ये दिखाता तो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव फर्स्ट ऑर्डर का, पर असल में क्या रहता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहता है। ये कह रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज मेड टू बिहेव लाइक a first order reaction by alternating condition but it behaves but it is actually second order reaction, एक second order reaction होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसका ये एग्जांपल ये देखो, मान लो इसमें ये एग्जांपल रहता है CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, गिव्स H पॉजिटिव। ठीक है, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या आएगा? तुम कहते हो K ऑफ CH3COO C2H5 पावर 1, और ये दूसरी रहेगी, ये रहेगी H2O और H2। अब मैं तुमसे कह दूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम कहोगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो इन दोनों का रहेगा, तो इसका 1 है, इसका 1 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। पर ये रहता नहीं है, क्या रहता है हमारा? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे सर? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो H2O का कंसनट्रेशन है वो ज़ीरो होता है, कंसनट्रेशन ज़ीरो होता है। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहा? ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहा। क्या रहा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका सूडो फर्स्ट ऑफ रिएक्शन इतना ही कहता है कि एक ये फॉल्स रिएक्शन रहता है। ठीक है ना, इतना ये रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की टर्म्स की, कि हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे मतलब हमें ज़रूरी रहता है। तो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं।
सो एवरीवन, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये कहा गया है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट 1.5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग वी वाइल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका कांस्टेंट हमें दिया गया है, तो आंसर में हम कांस्टेंट की वैल्यू लिख देंगे k = 1.15 × 10⁻² इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स बल्कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है ना। बेसिकली हाँ 10-3 है, सेकेंड इनवर्स है। अब ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल बी 5 ग्राम, हाउ लॉन्ग विल बी 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम से 3 ग्राम को बनने को रिड्यूस होने में कितना टाइम लगा। कोई भी रिएक्टेंट है आपका, वो कितने में दिया गया था, वो 5 ग्राम में दिया गया था, उसको रिड्यूस होने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। उस टाइम टी को निकालना है जब वो 3 ग्राम बन चुका था, यानी कि आर नोट इनिशियल की वैल्यू कितनी है, आर नोट इनिशियल की वैल्यू 5 ग्राम, और आर की वैल्यू कितनी है, ये आपके 3 ग्राम। और आपने एक कॉन्स्टेंट पढ़ा था कि = 2.303 के इंटू log आर नोट बाय आर पढ़ा था, ये आर नोट बाय आर पढ़ा था नहीं, सॉरी यहाँ पर टी था, यहाँ पर टी था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लाएंगे तो t = 2.303 बाय के इंटू log आर नोट बाय आर आ जाएगा। अब t है, t हमें निकालना है 2.303, ऐसे एज ए टीज रख देंगे। k की वैल्यू 1.15 × 10⁻³ इंटू log आर नोट, यानी कि इनिशियल की वैल्यू 5 ग्राम, और इसकी कितनी है, 3 ग्राम है, ठीक है। इसकी कितनी ग्राम है, इसकी 5 ग्राम और इसकी 3 ग्राम है, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ, इसको अब मैं क्या करूँगा, सपोज करो अगर मैं इसको इससे काटूँ ना, बेसिकली इसको मैं इससे काटूँगा तो मेरा 2 ही आंसर आ जाएगा, खाली 2 आएगा, इनटू इसको ऊपर ले जाऊँगा तो 10⁻³ आ जाएगी, ठीक है। और ये log जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मेरा जो log की जो वैल्यू आएगी ना, वो कुछ इस तरीके से आएगी, 1.667 आएगी। और मेरा जो सेकंड इनवर्स था ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, देखो कहाँ पर था सेकंड इनवर्स, ये था टी है, देखो ये टी है, ये टी किस बात है, सेकंड इनवर्स में, तो सेकंड इनवर्स नीचे रहता है तो ऊपर सेकंड है, यानी कि सेकंड, तो 2.2 × 10⁻³, ठीक है। log 1.6 की वैल्यू जो रहती है 0.2219 सेकंड रहती है, ठीक है। आपको शायद इसकी वैल्यू दे भी सकता है, अगर नहीं दिया तो log 1 की याद रख लेना, log 1 की तुम पुट कर दे, log 1 की 0.22197, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 443.8 सेकेंड, यानी कि आपको इतना टाइम लगा है इसको रिड्यूस होने में, इतना टाइम लगा है इसको रिड्यूस होने में, ठीक है। थोड़ा आपको दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सो एवरीवन, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है दी हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन द पावर 40, सॉरी कार्बन, ये मास रहता है इसका, बेसिकली आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे ना, तो वही है कार्बन 14, यानी कि ये कार्बन है और 14 क्या है इसका मास, एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास तो 12 रहता है, आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे ना कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंट, वो मतलब 11th में पढ़ा होगा आपने, वो इधर इज 5730 ईयर, यानी कि एक हाफ लाइफ टाइम, हमें क्या मिला, हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव, कुछ रेडियो एक्टिव डीके मिला कार्बन का इस 5730 ईयर, यानी कि 5703 ईयर्स का हमें एक कार्बन डीके मिला। देखो गाइज, एक मैं बता देता हूँ, एक आपको वो नॉलेज दे देता हूँ, एक फैक्ट बता देता हूँ। आपने ये देख ले ग्लेशियर ऐसा कुछ नाम है, ठंड के इलाकों में आपने देखा होगा ना, जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या अर्थ है, तो बेसिकली हम तो यहाँ पर रहते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल पर कोई नहीं रहता, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। और साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट यहाँ इन जगहों पर रिसर्च करने जाते हैं, किसको पाने के लिए, कार्बन को पाने के लिए, मतलब
वहाँ क्या आता है, कार्बन की मात्रा रहती है। और कार्बन कितने पुराने रहते हैं, वो हजारों करोड़ों साल पुराने रहते हैं। वो कार्बन की खोज करते हैं वहाँ पर, ठीक है। उस कार्बन से क्या निकालते हैं, उस सैंपल से पता लगाते हैं कि ये धरती कितने साल पुरानी थी, जो ये बर्फ़ है कितने साल पुराना है, पानी कितने साल पुराना है, ये ट्री जो है ये कितने साल पुराना है। ऐसे ही हम कार्बन के वो निकालते हैं। इसलिए क्या है, एक रेडियो एक्टिव डीके मिला हमें कार्बन का, जो कि 5730 पुराना है। एंड आर्कोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट कंटेन वुड डेट ओनली 80% ऑफ कार्बन फाउंड इन लिविंग ट्री। और इसमें देखा गया, आर्कोलॉजिस्ट ने ये देखा गया कि एक लिविंग ट्री के अंदर, एक जिंदा ट्री के अंदर 80% ही कार्बन है, 80% ही कार्बन मिला है, ठीक है ना। हमें कार्बन मिला, कार्बन किस में मिला हमें, वो मिला हमें वो लिविंग ट्री के अंदर। और वो लिविंग ट्री में हमें कितना कार्बन मिला, ओनली 80% कार्बन मिला जब हमने वो करा, ठीक है। हाँ, 80% कार्बन मिला। ऑफ एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, अब उसका एज निकालना उस सैंपल का, उस इस एज का सैंपल निकालना है। ये तो इसने कहा था हाफ लाइफ, जो ये 5700 ने इसका हाफ लाइफ बताया है, हमें तो इसका फुल लाइफ बताना है, फुल लाइफ बताना है ना। तो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को थोड़ी कंसिडर करना है। तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो ये रेडियो एक्टिव डीके किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, ना कि हाफ को, क्योंकि ये तो 5700 हाफ है ना, ठीक है। जो हमारा डीके है ये क्या है, के जिसको हम मान रहे हैं, ये हमारा क्या है 0.69 ऑफ टी हाफ कर देंगे, टी हाफ कर देंगे, क्योंकि मुझे के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, पता है ना। अब मैंने जब हाफ बताया था, हाफ रिएक्शन करवाई थी किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब मैंने करवाई थी, तो उसमें हमारी वैल्यू कितनी आती है 0.693 अपॉन टी हाफ, जिससे मुझे क्या मिल जाता था, के की वैल्यू। अब ये के की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, ये के की वैल्यू मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पुट करूँगा। पहले मैं के की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि अब मैंने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में करवाई थी ना। हाँ, ये रही आपकी, कहाँ गया ये तो क्वेश्चन देखो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑफ रिएक्शन कितनी तेरी, कहाँ गया ये, सॉरी, हाँ ये रहा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आई थी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये आई थी हमारी टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के आई थी। तो इस 0.693 को के आई थी, तो इस के को तो मैं यहाँ रख दूंगा और टी हाफ को मैं यहाँ रख दूंगा, क्योंकि टी हाफ मुझे दिया गया है। तो 0.693 टी हाफ दिया गया है 5730, इसकी वैल्यू दी गई है ईयर्स, ठीक है। ईयर्स इन्वर्स कर दूंगा, क्योंकि यहाँ नीचे ईयर था, ये ऊपर जाके ईयर इन्वर्स हो जाएगा। कोई करने की दिक्कत की तो बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हाफ लाइफ ऑफ आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेरा फॉर्मूला जो था वो था के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, ये था। अब डी के इक्वल टू 0.693 टी हाफ है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा। अब मेरा जो आया टी इक्वल टू 2.303 के लोग आर नोट की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, क्योंकि मुझे 80% बाद में मिला, 80% बाद में मिला, तो पहले कितना मिलना चाहिए था 100%, 100% मिलना चाहिए था बाद में। और यहाँ भी देख सकते हैं लोग 100/80 दिया गया है। भाई पहले मुझे 100, ये कह रहा है कि 80% ही मुझे मिला, इनकी पहले कितना इनिशियल कितना मिलता, इनिशियल हमें 100% मिला, पर हमें मिला कितना 80% मिला। तो 100/80 कर दूंगा मैं, तो t इक्वल टू 2.303 बाई के की वैल्यू जो मैं पुट कर दूंगा यहाँ से 0.693 इंटू 5730 इंटू इसकी वैल्यू 0.0969 लोग 100/t की, और ये हमारी आ जाएगी 1845 ईयर्स, ठीक है। नहीं आए समझ में, रिवर्स देखो और फिर से भी समझ में नहीं आए तो ऑनलाइन इसका वो कर लेना, दूसरी जगह से चेक कर लेना। जैसे एक फिलो ऐप है, फिलो ऐप से भी आप चेक कर सकते हो, डाउटनट है, डाउटनट से कर सकते हो,
बेसिकली स्नैपसोल है वो बैन हो चुका है, मुझे नहीं पता स्नैपसोल चल नहीं रहा था ना प्ले स्टोर पर। तो इन जगह से आप इसको सर्च कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब मेरी बात है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या रेट ऑफ रिएक्शन में हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है? जी हाँ, डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं वाटर के अंदर शुगर डालता हूँ, तो मेरा क्या है, वो रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। पर मैं उसको हीट कर दूँ तो वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मैं उसको हीट कर दूंगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मैंने पहले खाली बस नॉर्मल पानी में शुगर को ऐड करा तो इतना जल्दी अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको डिजोल्व होने। और मैंने क्या करा, एक बार क्या करा कि मैंने उसको हीट कर दिया तो जल्दी डिजोल्व होगा। ये घर में एक्सपेरिमेंट तो करके देखा होगा मम्मा जब चाय बनाती है तो टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो वो था, ये कंसेप्ट जो दिया था वो आर्नियस इक्वेशन ने दिया था, ठीक है, आर्नियस इक्वेशन ने दिया था, ठीक है। पर हम बात करते हैं, उससे पहले हम क्या बात करते हैं कि कुछ इक्वेशन आते, कुछ टर्म्स आते जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहले मैं इसके डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या रहता है। इट इज द मिनिमम एनर्जी विच द reactant molecules must possess for the effective closures। 2 मिनट का वेट करें। हाँ, सो देखो यहाँ पर 3 होल्स एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी से पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे उन्होंने इक्वेशन बनाई थी, बेसिकली वो बनाई थी आर्सियस ने। क्या बनाया था? आर्नियस ने ये इक्वेशन दी थी कि ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इन्होंने कहा था K इक्वल टू log n a माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये इक्वेशन दी थी इन्होंने। बट ये इक्वेशन जो हम बाद में करेंगे, ये अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे हम, ठीक है। अंधेरा सा छा गया, हम राइट। सो देखो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है वो रहती है फॉर अ रिएक्शन टू हैपन मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड एंड देन फॉर्म न्यू बॉन्ड्स प्रोडक्ट, दिस मिनिमम एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक कहानी के रूप में समझो इसको, एक कहानी के रूप में इसको समझो। इस कहानी के रूप में ऐसे समझो कि मान लो कि देखो पहले तो ये समझो, जब किसी की जो मान लो एलिमेंट स्टेबल होता है, मान लो कोई भी एटम या एलिमेंट स्टेबल है आपका, तो उसकी एनर्जी लेस होती है, और जो नॉन स्टेबल होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो कोई बच्चा उसकी जो एनर्जी ना हाई है, छोटा सा बच्चा है, कम से कम 10 साल का, ठीक है, बच्चा है, तो उसकी क्या एनर्जी हाई होती है, और वो नॉन स्टेबल रहता है, यानी कि एक जगह पर टिकता नहीं है, वो इधर उधर शरारतें करता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, नॉन स्टेबल होती है, यानी कि वो स्टेबल नहीं होता, वो एक जगह टिका नहीं रह सकता, वो नॉन स्टेबल रहता है, उसकी एनर्जी हाई होती है। पर कोई बच्चा स्टेबल है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ, तो उसकी एनर्जी तो लेस है पर वो स्टेबल है, ठीक है। यानी कि ये बात तो पहले समझ में आ गई। अब ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये मेरी क्या है, हिल है,
क्या है, मेरी एक हील है, एक पहाड़ी है यहाँ पर मैंने क्या करा, एक वो चट्टान से यहाँ पर ले रखी है, और मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, क्योंकि मुझे ये 1.2 सेकेंड पॉइंट लाना है। मैं खाली यहाँ पर रख दूंगा तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा। जब मैं खाली, बस मुझे कितना प्रोसेस करना पड़ेगा, बस यहाँ चोटी तक करना पड़ेगा, फिर बाद में गिर जाएगा, बाद में अपने आप गिर जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन में क्या हुआ, अनस्टेबल था, मुझे स्टेबल करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ी, थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। पहले क्या था, ये अनस्टेबल था, मुझे स्टेबल बनाने थे, तो कुछ मिनिमम एनर्जी दूंगा, कुछ मिनिमम एनर्जी दिया मैंने यहाँ तक, और ये बाद में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 1.2 सेकेंड पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर समझो एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है, फॉर अ रिएक्शन टू हैपन मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। जिस रिएक्शन में मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ब्रेक यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जब हम ब्रेक बॉन्ड को तोड़ते हैं और जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को तो हम प्रोडक्ट कहते हैं। भाई हमारा ये रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है तभी यहाँ पर बॉन्ड बनता है, तो मुझे कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा, सर इसमें खुद अपने आप प्रोसेस क्यों नहीं होता कि ये खुद ही अपने आप बॉन्ड तोड़ ले। वो अभी आगे पढ़ेंगे, ये लिख रखा मैंने, ये हम बाहर से क्यों लगानी पड़ रही है, अपने आप क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फॉर अ रिएक्शन टू हैपन मिनिमम एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। ब्रेक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ रही है, एंड देन द फॉर्म ऑफ न्यू बॉन्ड प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट बन रही है, उसको क्या कहते हैं, हम मिनिमम एनर्जी कहते हैं। उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बेसिकली समझ में आ गया क्यों, क्योंकि वो जो वो होता है एलिमेंट रहता है वो अनस्टेबल रहता है, उसको हमें स्टेबल करवाने के लिए हमें एक बाहर से क्या करनी पड़ती है, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के रूप में समझो, मैंने वाटर के अंदर शुगर डाल दिया, ठीक है, अब उसमें बॉन्ड टूट रहे हैं। अब क्या होगा कि मुझे वो स्टेबल फॉर्म में लाना है, यानी कि मुझे एक रिएक्शन तेज भी करना है और वो फॉर्म स्टेबल फॉर्म में लाना है। मैं क्या करूँगा, मैं उसको हीट देना स्टार्ट, कुछ मिनिमम एनर्जी दूंगा। मिनिमम एनर्जी से क्या होगा, जो शुगर के बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, और जो शुगर के बॉन्ड जब टूटेंगे वो किस में जाके मिल जाएंगे, वो वाटर में जाके बॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात कंप्लीट हुई। वही बात कह रहा है कि मैंने यहाँ पर अनस्टेबल था, मान लो ये पानी है और शुगर है, ये अनस्टेबल था पहले, मैंने इसको थोड़ी सी हीट दे दी, हीट देने के बाद ये हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में ग्राफ के बारे में, जो ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान लो 30 किलो जूल है, 5 किलो जूल है, और ये 110 किलो जूल है। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो क्या है कि आपकी जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी रहेगी वो हाई रहेगी। देखो, एनर्जी की जो एनर्जी हाई रहेगी यानी कि वो नॉन स्टेबल है। जब रिएक्टेंट मिलता है, मतलब रिएक्टेंट बनता रहता है, रिएक्टेंट जो रहता है वो हमारा अनस्टेबल रहता है, यानी कि उसकी एनर्जी हाई रहती है। पर जैसे ही वो रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट, और जैसे ही वो प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, यानी कि 30 किलो जूल होगी, यानी कि लेस हो गई। अब इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें कुछ मिनिमम एनर्जी करनी पड़ी, क्यों, ब्रेक बॉन्ड। तो मिनिमम एनर्जी यही है, मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, इसको मिनिमम एनर्जी दे दी, और फिर ये अपने आप ही लेस होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात पहले मैंने क्या करी, कुछ मिनिमम एनर्जी दे दी। उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, इस वाली मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाई, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर जो वो क्या रहता है, प्रोडक्ट, यानी कि जो बनाया है उसके बाद ये प्रोडक्ट अपने आप स्टेबल। अब इसमें क्या हुआ, ये अनस्टेबल था, यहाँ पर क्या था, स्टेबल था, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या थी, एनर्जी हाई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ स्टेबल हो जाएगा, यानी कि एनर्जी लेस है, और खुद देख सकते हो एनर्जी 30 किलो जूल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब तुम सोच रहे होगा ये हम बाहर से क्यों लगानी पड़ रही है, अपने आप क्यों नहीं रही है, तो उसका कारण ये है, जो इनके बीच का गैप है, इनके बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है,
अगर उसमें मैं डेल्टा एच की वैल्यू देखूँ, डेल्टा एंथैल्पी की वैल्यू देखूँ, तो लेस देन ज़ीरो होती है, लेस देन ज़ीरो होती है। इस वजह से आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11 थर्मोडाइनमिक्स में, जब भी डेल्टा एच लेस देन ज़ीरो होती है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि हमें क्या करना पड़ा है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या रहता है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि मेरी कैंडल है, कैंडल है यहाँ पर, मैंने इसको बंद करा, मैंने बंद करा, मैंने थोड़ी सी एनर्जी, फिर ये अपने आप जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, फिर इसको कुछ एक बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब जो मेरा यहाँ पर बना, ये बिल्कुल टॉप पर, इस टॉप पर क्या रहता है, 3 होल्स एनर्जी बैरियर रहता है, 3 होल्स एनर्जी बैरियर रहता है। उसको हम पढ़ते क्या रहता है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ते तो वो रहता है 3 होल्स एनर्जी रहता है। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच इज़ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल मस्ट पोजेस द इफेक्टिव सॉल्यूशन। वही सिंपल बात कह रहा है, ये एक मिनिमम एनर्जी रहती है। यहाँ पर क्या मिनिमम एनर्जी होगी, यहाँ तक मिनिमम एनर्जी होगी ऑफ विच द रिएक्टेंट मोलिक्यूल, जो रिएक्टेंट के मोलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वो आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कि अपने बॉन्ड को तोड़ेंगे, अपने बॉन्ड को तोड़ेंगे। विच पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलूजन, यानी कि कुछ इफेक्टिव सा कोलूजन करेंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है H2 + I2 गिव्स 2HI, और ये गैस फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अब ये बन रहा है तो पहले तो क्या थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन आयोडीन के बॉन्ड क्या थे, अलग अलग थे, अनस्टेबल थे, अनस्टेबल थे, एनर्जी हाई थी। अनस्टेबल में क्या थे, एनर्जी हाई होगी, तो देख लो यहाँ पर एनर्जी हाई होगी। मैंने कुछ क्या करा, मैंने इनको दोनों को रिएक्शन को एक साथ मिलाया, और इसमें क्या करा, इस पर 3 होल्स, इसको क्या कहते हैं, 3 होल्स एनर्जी तक इसको मैं ले गया, यानी कि मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को दी। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन आयोडीन के चारों तरफ एक तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। क्या हुआ अब इसमें ये अब भी अनस्टेबल ही रहेगा एक तरीके से, एक तरीके से एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रहेगी, अब एनर्जी तो बहुत ज़्यादा रहेगी पर ये अनस्टेबल रहेगा अभी भी। ये यहाँ पर ऊपर भी अनस्टेबल रहेगा। स्टेबल कहाँ पर रहेगा, सबसे नीचे जहाँ पर एनर्जी लेस रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कर दिया, तो पहले इन्होंने सबने बॉन्ड बनाए, फिर इन्होंने बॉन्ड अपने आप तोड़ दिए, और किसके साथ बना लिया, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ बना लिया, आयोडीन ने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। पहले चारों ने एक साथ बनाए थे, अब इन दोनों ने एक साथ बना लिया, इसलिए तुम देखते हो तो HI नेगेटिव मिलता है, HI नेगेटिव मिलता है। ठीक है, पहले क्या थे, H के साथ बनाया, I के साथ बनाया, HI ऐसे थोड़ा माहौल सा गड़बड़ आ गया। और इसके बाद क्या हुआ, अपने आप हुआ, एनर्जी लेस हुई तो स्टेबल फॉर्म में आते हैं। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना, इससे ज़्यादा तो शायद मैं नहीं समझा सकता। तो आर्नियस इक्वेशन क्या रहता है, आर्नियस इक्वेशन रहता है कि जो इसने वैल्यू दी थी, ये आई थी, ये हम अभी निकालेंगे कैसे आई है। जो इसने दी थी वो दी थी K = A E - EA/RT। तो A क्या रहता है, A RCS का कांस्टेंट रहता है, RCS का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये RCS का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। E क्या रहता है, E - A, E आपने पढ़ा है ना लॉग में, आप जब पढ़ते हो कि डिफरेंशिएशन में E पढ़ा है ना, E वो E पढ़ते, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x, वो E यही वाला ही है, -EA/RT। अब EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, RT क्या है, R क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रेट गैस कांस्टेंट R, जिसको वैल्यू 0.83 होती है ना, 0.832 वगैरह होती है। R है, T है टेम्परेचर, दोनों के साइड लॉग करा तो ln(k) = ln(A). अब ये मान लो, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ln(k) करा = ln(A) E - EA/RT। तो log के फॉर्मूले के अनुसार जब भी ये इनटू में रहता है तो इसको हम प्लस कर लेते हैं अलग अलग में, तो ln(A) + ln E - EA/RT। ठीक है, ln(k) = ln(A). अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m⁴n log m⁴n, ये होती है n log m पढ़ा हुआ है ना आपने। तो बेसिकली ये log e की पावर है, तो e की पावर आगे आ जाएगी, और log e की पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, e की पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगी -EA/RT।
और एल एन ई, जो एल एन ई बचा है मेरा, वो बेसिकली 1 आ जाएगा, तो इनटू में 1, ठीक है, ये आ गया, तो ये बन गया। इसको मैंने क्या करा, अब ये मेरा, अब देखो क्या करा मैंने, ये टी है, अब टी को मैंने क्या करूँ, मैंने देखो इतना समझ में आएगा, अब मैं सीधा क्या करूँगा, मैच करूँगा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए है ना, एल एन ए है ये, ठीक है, हाँ, बेसिकली एल एन के इक्वल टू एफ ए, वेट मिनट गाइस, वेट, एल एन ए, हाँ ये ई है, ये ई है, ई ए माइनस ई ए बाई आर टी, सॉरी आर टी यहाँ पर नहीं आएगा, वो टी यहाँ पर चला जाएगा, ई ए माइनस ई ए बाई इंटू 1/t इंटू 1/t, ये टी यहाँ पर आ जाएगा, प्लस एन लेने, कुछ करा मैंने, कुछ नहीं छेड़ा, इसको तो पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया इंटू 1/t में, मैं इसको y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी से अगर मैं कंसीडर करूँ, तो m स्लोप क्या है मेरे, माइनस ई ए बाई आर है, और c क्या है, एल एन ए है, तो बेसिकली स्लोप मेरा जो है वो नेगेटिव में आया, स्लोप किस में आया मेरा, नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव में आया तो स्लोप गिरेगा, इंटरसेप्ट एल एन ए बनेगा, ठीक है, एल एन के और 1/t के उसमें बनेगा। इतनी बात क्लियर है, ये बेसिकली ग्राफ है, इतनी बात क्लियर होगी ना, आगे बढ़े, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, जो आपका एनसीईआरटी में भर भर के दे रखा था ना, बस इतना ही था, स्लोप इसकी बनानी रहती है, डायग्राम बनाना रहता है, ये रहता है, कुछ दिक्कत है ना भाई एक बार कमेंट कर देना, मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन निकालूँ, ज़रूर। कोलोजन थ्योरी, अब कोलोजन थ्योरी क्या होती है, जब हम रिएक्शन देखते हैं तो उसमें कोलूजन होता है, जैसे कि क्या रहता है, बेसिकली इस तरीके से कोलूजन होता है, ठीक है, बोन्स का आपस में कोलाइड होता रहता है, तो कोलोजन थ्योरी ने सीधा ये कहा कि द नंबर ऑफ कोलोजन पर यूनिट सेकंड, हर एक सेकंड में जितना कोलोजन होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उतने यूनिट वॉल्यूम के अंदर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलोजन थ्योरी, उसको क्या कहते हैं हम, कोलोजन थ्योरी कहते हैं। द नंबर ऑफ कोलोजन पर यूनिट सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, जितने कोलोजन हो रहा है जितने सेकंड में और जितना जगह घेर रहा है, उसको क्या कहते हैं, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को क्या कहते हैं, कोलोजन थ्योरी कहते हैं, जेड से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे कि ए प्लस बी प्रोडक्ट बना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड एज जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, किस फॉर्म में लिखा है, आर्नियस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। इतनी बात क्लियर है। अब तुम कह रहे हो सर टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे कर रहा है, देखो एल एन के बाई 1/t, इसी का ग्राफ बनाया मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब कह रहा है बट कोलोजन विच मोलिकुल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, सो इट इज बी फैसिलिटेट ओरिएंटेशन, ठीक है, सो इट इज बी फैसिलिटेट। अब देखो किस किस पर टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, हम वो देख रहे हैं। अब हमें देखना है कि किस किस पर टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। पहले हमने देखा कोलोजन थ्योरी, कोलोजन थ्योरी क्या कहते हैं कि जितने बॉन्ड इसमें आपस में टूट रहे हैं, इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है पर यूनिट सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, इस पर कोलोजन कहते हैं इसको, इस पर डिपेंड करता है कि कितना कोलोजन हो रहा है, और उस पर डिपेंड करता है कि मान लो ये आपका हुआ, ये दो पेन है, मान लो ये बॉन्ड है आपस में, कोई एलिमेंट है, इनके जो बॉन्ड है वो आपस में आराम से टकरा रहे हैं, और एक है कि तेज टकरा रहे हैं, और एक इक्वेशन क्या होगा कि तेज तो आ रहे हैं पर साइड से होके निकल गए, तेज तो आ रहे हैं साइड से होके निकल गए, यानी ओरिएंटेशन हो गया इनका, क्या होगा, ओरिएंटेशन हो गया, समझ रहे हो। एक में क्या हुआ, एक में तो बॉन्ड के जो वो है वो आराम से बने, बिल्कुल आराम से, एक में क्या हुआ, बिल्कुल तेज बना, बिल्कुल तेज बना, और एक में क्या हुआ, तेज तो आए पर साइड से निकल के चले गए, कोलाइड नहीं हुआ। मैंने वही लाइन इसमें लिख रखी है कि कोलोजन इन विच मोलिकुल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इनमें क्या होती है, एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, कोल्ड दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि इस पर किस पर डिपेंड करता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी पर, कितनी स्पीड पर वो चल रही है, कितनी स्पीड पर कोलोजन हो रहा है,
और कितना ओरिएंटेशन हो रहा है। मान लो ये क्या हुआ, ऐसे निकल गया, स्पीड तो तेज थी पर ऐसे निकल गया, तो फिर थोड़ी नहीं कोलोजन होगा। तो वो एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगी कोलाइड करने के लिए, सो दैट इज भी फैसिलिटेट ओरिएंटेड सो एज टू बी फैसिलिटेट ब्रेकिंग द बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स के बीच में क्या होनी चाहिए, एक ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। टू फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलोजन, इसको क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव कोलोजन। मुझे आई नो आपको थ्योरी बहुत समझ में नहीं आती होगी किसी को थ्योरी, बट थ्योरिटिकल है, जितना हो सकता है मैं उतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब कैटलिस्ट डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या रहता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ रहती है, एक स्टोरी समझो, एक स्टोरी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। मान लो ये कौन है, ये राजू है, ये भीम है, ठीक है, राजू और भीम है, और इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई हो गई, ठीक है, इनके बीच में एक बॉल के ऊपर लड़ाई होगी, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, आपस में धीरे 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 लड़ाई कर रहे हैं। अब क्या आ गया, अब आया कालिया, क्या है, कालिया, बेसिकली कालिया तो हरे रंग का है। मान लो ये राजू है, ये दोनों राजू है, ये कालिया का। पहले क्या कर रहे थे, आराम से फाइट कर रहे थे, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल झगड़ा था। अब ये आया, इसने क्या करा, इसने राजू के कान में भीम की चुगली करी और भीम के कानों में राजू की चुगली करी और हो गया साइड। अब इन दोनों की अच्छी तरीके से लड़ाईबाजी, और ये दोनों तेजी से कोलाइड करें, क्या करें, तेजी से कोलाइड कर। अब दोनों की जोरदार हो रही है कोलाइड, ठीक है, जोरदार कोलाइड हो रही है, ठीक है। अब जोरदार कोलाइड हो रही है, तो ये क्या है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट यानी कि ये रिएक्शन के अंदर जा रहा है पर इस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा, इन दोनों पर ही असर पड़ रहा है, इन दोनों पर ही असर पड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों पर ही असर पड़ रहा है। तो कैटलिस्ट भी डिपेंड करता है ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो कैसे आप कैटलिस्ट, जो मैंने कहा था ना, कैटलिस्ट रेट और कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, वो यहाँ पर। तो कैटलिस्ट क्या रहता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करता है, उस इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, पर उस कैटलिस्ट पर, उस फॉर्मेशन पर या उस स्पीसीज पर, उस एटम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो इनकी लड़ाई को हम रेट ऑफ रिएक्शन से डिनोट करें, रेट ऑफ रिएक्शन को जोर से बजा देता पर उस पर असर नहीं होता है, उस पर असर नहीं होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, यानी कि अपने आप में कुछ परमानेंट केमिकल चेंजेस नहीं करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे कि इसमें रहा 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। अब जो ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, क्यों, किसमें MnO2 जब हम इसमें मिलाएंगे तो MnO2 का रिएक्शन इसमें नहीं दिखाई देगा। पता ये वाला हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि हम दो एलिमेंट को तो मिलाते तो है पर उसमें जो शो करता है वो यही करता है, MnO2 नहीं करता है, वो हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसी को कहते हैं, चैप्टर 9 है शायद आपका, ठीक है, MnO2 पढ़ेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, क्योंकि MnO2 क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इनमें जाकर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाते पर इस पर कुछ फर्क नहीं। अब इसी का रिवर्स होता है इनविटियर, ठीक है। इनविटियर क्या होता है कि इनविटियर जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो भीम और कालिया के बीच में लड़ाई हो गई और ये क्या इनविटियर है, राजू है, और राजू ने कहा भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं है, ये है वगैरह है, तो उसने कुछ नहीं कहा, इन दोनों की लड़ाई क्या होगी, रुक गई, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है इनविटियर, ठीक है, बात है। अब ये वर्क कैसे करता है, अब तुम सोचो कि सर ये ऐसा क्या है कि ये वर्क कैसे वर्क करता है, कुछ बच्चों का आ रहा है। तो कैटलिस्ट रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जब हम कोई एनर्जी बाहर से लगाते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, शुगर और वाटर में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कैटलिस्ट और कुछ और डाल दे, पहले मान लो शुगर और वाटर था, क्या था, शुगर और वाटर था, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी थी जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सके, यानी कि स्टेबल फॉर्म में आ सके।
ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने हीट नहीं दी, कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिससे कि क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया, यानी कि इफेक्टिव ऑफ कोलिजन बढ़ गया, बॉन्ड्स जल्दी जल्दी वो होने लगे, तो उससे क्या हुआ, इनहिबिटर काम किया। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कुछ भी डाउट हो तो यू भी कमेंटेड नाउ है, कमेंट लिखो कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो बनाओ, मैं दोबारा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, चैप्टर बहुत अच्छा था, यहाँ तक आपने और हमने साथ निभाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो।